हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फोरकास्टिंग की तीसरी मेथड। तीसरी मेथड जो है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मॉडल। इस वीडियो के पहले दो और वीडियोस हैं जिसमें हमने समझाया कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकलता है। दूसरा, हमने समझा कि वेटेड मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा। और आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेटेड मूविंग एवरेज में हम वेट असाइन करते हैं। सेम यहां पर भी हम वेट असाइन करते हैं, लेकिन कुछ एक तरीके से असाइन करते हैं। सो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को यदि मैं समझूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास लेट्स से एक ग्राफ है जहां पर टाइम है और यहाँ पर डिमांड है, और मैंने ये लाइन लेके रखी है, इमेजिनरी लाइन, जहां पर मेरी फोरकास्टिंग या फिर मेरे को मैंने ऐसे बेस बना के रखा है कि मेरी इतनी डिमांड होना चाहिए। ठीक है, मेरी इतनी डिमांड होना चाहिए। अब मान लीजिए ये मैंने फोरकास्टिंग की, और हो सकता है कि डिमांड मेरी कभी अप्स हो, कभी डाउन हो, कभी अप हो, कभी डाउन हो, कभी अप हो, कभी डाउन हो। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बनती है। तो आप ये वाली जो लाइन है, ग्रीन कलर से मैं इसको बना देता हूं। ग्रीन कलर से ये जो लाइन दिख रही है, ये हमारी बेस लाइन है, जिस लाइन के हम आसपास आना जाना चाह रहे थे। लेकिन जो एक्चुअल डिमांड है वो हमारी रेड लाइन से इंडिकेट कर रही है, और यहां से देखिए एक्चुअल से ये जो फोरकास्टेड वैल्यू वो काफी दूर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे। तो हमारा जो फोरकास्टेड है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो काफी डिफरेंस निकल के आ रहे हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को स्मूथ करने के लिए, इस वाली लाइन के पास लाने के लिए, जो हमारी बेस लाइन है, इसको यदि अपन बेस लाइन नाम दे दें, तो बेस लाइन के पास लाने के लिए हम स्मूथिंग मेथड का यूज करते हैं। So in this method, the weight assigned to the previous period demanded decrease exponentially as the date ages. जैसे जैसे डेट हमारी निकलती चली जाती है, हम प्रीवियस डिमांड को एक्सपोनेंशियली वेट असाइन करते हैं। If the weight is decreasing exponentially, it become exponential smoothing. यदि हमारा जो weight है वो हम exponentially decrease करते चले जाते हैं, so it's become exponential smoothing model. It means the recent demand data receive the higher weight than the older demand data. जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, लेट्स से द डेटा ऑफ 2021, 2022 and 2023. So the recent demand data receive the higher weight. लेट्स से 2023 हमारा रिसेंट है, और 2024 के लिए हमको फोरकास्ट करना है। तो हम रिसेंट में जो वेट देंगे, सबसे ज्यादा किसको देंगे? लेट्स से मैंने भी अब आपको बताया था कि टोटल वेट कितना होना चाहिए, 1। तो मैंने ले लिया 0.6 2023 का, 0.3 ले लिया 2022 का, 0.1 ले लिया किसका? 2021 का। तो इन तीनों का यदि आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1। तो जो रिसेंट डेटा रहेगा हमारे पास, उसको हमें सबसे ज्यादा वेट देना है, वेट असाइन करना है। अब मेरे पास ये समस्या है कि मैं कब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को यूज करूं। हम जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल है, हम उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आइटम हो। जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट की एक छोटी सी यदि आप किराने की शॉप देखें, तो वहां पर लगभग लगभग 50 से 60 वैरायटी की चीजें आसपास होती है। अब यदि छोटी सी दुकान पर यदि 50-60 वैरायटीज होती हैं, तो यदि आप इसको होलसेलर के नजरिए से देखोगे, तो आपको एक लार्ज वैरायटी आपको दिखेगी। तो हम बेसिकली कहां पर इसको यूज करते हैं? जहां पर स्टॉक कीपिंग यूनिट हमारी क्या हो, ज्यादा हो, या फिर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आइटम को फोरकास्ट करना हो, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मॉडल यूज करते हैं। दूसरा है द फोरकास्टिंग हॉरिजन इज रिलेटिवली शॉर्ट। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 डे की फोरकास्टिंग करनी है, 1 वीक की फोरकास्टिंग करनी है, या फिर मुझे 1 मंथ की फोरकास्टिंग करनी है, तो भी मैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को यूज करूंगा।
अब एक और चीज है कि हमारे पास यदि there is a little outside information available about the cause and effect, यदि मेरे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो कि cause and effect, cause मतलब किसी चीज के होने से, x के होने से y पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो उसकी यदि मेरे पास कम इंफॉर्मेशन है तो ही जाके मैं इस पर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल को यूज करेंगे। अब स्मॉल एफर्ट इन फोरकास्टिंग इज डिजायर्ड, जहां पर आपको ऐसा लगे कि यार ज्यादा मेहनत नहीं करनी अपन को, तो आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं। अब कैसे हम इसको मानेंगे कि कम एफर्ट लगेगा? कम एफर्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। लास्ट लास्ट है आपका अपडेटिंग ऑफ द फोरकास्ट एज न्यू डेटा बिकम अवेलेबल इज इजी। जैसे ही हमारे पास नया डेटा अवेलेबल हो जाता है हम उसको तुरंत ही अपडेट कर देते हैं। चलिए आगे है, इट इज डिजायर दैट द फोरकास्ट एडजस्ट फॉर रेंडमनेस एंड ट्रैक द ट्रेंड एंड द सीजनैलिटी। मैंने अभी अभी आप जो आपको बताई कि जो रेंडमनेस है, रेंडमनेस का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने बेस लाइन बनाई थी इसके आसपास हमारी डिमांड घूम रही है, तो ये जो गैप बन रहा है, ये जो हमारे पास एक्चुअल से जो हमने जो फोरकास्ट डिमांड की थी उससे यदि दूरी बन रही है, मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाता हूँ, मेरी फोरकास्टिंग वैल्यू ये है और यदि हमारी एक्चुअल डिमांड कहीं और जा रही है तो ये हमारी दूर होती जा रही है। तो इसी को हम रेंडमनेस, ये जो कहलाता है, ये जो आप गैप देख रहे हो ओरिजिनल और इसके बीच का ये जो गैप देख रहे हो आप, ये रेंडमनेस कहलाती है। और इसी रेंडमनेस को ट्रैक करने के लिए, कम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द सीजनैलिटी एंड द ट्रेंड, कम करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। न्यू बेस, न्यू बेस का मतलब है कि मान लीजिए मेरा पहले जो मैंने बेस बनाया था वो ये है, प्रीवियस बेस। तो अब मुझे सीजनैलिटी या किसी और फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग मुझे अपना बेस बदलना पड़ेगा। तो नया बेस मुझे पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस बेस प्लस, तो नया बेस लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस बेस प्लस अल्फा ब्रैकेट में न्यू डिमांड माइनस प्रीवियस बेस। इसको फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस टी। एस टी का मतलब यहाँ पर यह है कि लेट से मुझे यदि फरवरी की डिमांड चेक करनी है तो मुझे जनवरी का बेस देना पड़ेगा। और उसके पीछे देखिए दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक समझनी पड़ेगी एक्चुअल डिमांड, एक समझनी पड़ेगी आपको क्या, फोरकास्टेड डिमांड। फोरकास्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, ठीक है ना, तो इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट से टी इज द टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एस टी 2022 का मुझे फोरकास्ट करना है, 2022 का यदि मैंने डेटा लिया है तो एस टी वन आपका कहलाएगा क्या, 2021। और यदि मैंने एस 2022 लेके रखा है इसका मतलब आप फोरकास्ट कर रहे हो 2023 के लिए, तो F20 विल बी इक्वल टू द S2022। So F23 will become S22। चलिए इसी को आप ध्यान से समझिएगा। नई फोरकास्ट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट पीरियड फोरकास्ट, मतलब आपने लास्ट टाइम जो फोरकास्टिंग की हो, प्लस अल्फा लास्ट पीरियड एक्चुअल डिमांड, देखिएगा एक्चुअल डिमांड एंड फोरकास्टेड डिमांड माइनस लास्ट पीरियड फोरकास्ट, मतलब इसी वैल्यू को वापस से यहां पर रख देना है। थोड़ी देर में और क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा। अब इसका फाइनली फॉर्मूला बन जाता है एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस एस टी वन। इसको दूसरे फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। डी का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल डिमांड, चलिए टी का मतलब है करंट पीरियड, टी वन का मतलब है प्रीवियस। जैसे कि मैंने करंट पीरियड लिया है 2022, तो प्रीवियस आपका क्या कहलाएगा, 2021। और एक्चुअल डिमांड फॉर द लास्ट पीरियड, लास्ट पीरियड का मतलब है कि 2021 का लास्ट क्या रहा आपके पास। और अल्फा का मतलब है स्मूथनिंग,
कॉन्सेप्ट, ये सॉरी स्मूथनिंग कॉन्सेप्ट। चलिए, अब कुछ स्मूथिंग कॉन्सेप्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अल्फा मस्ट बी जीरो टू वन, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0 पॉइंट ऐसे कर करके 0.99 और उसके आगे 1.0। तो 0.1 से लेके ये हमारा 1 तक की ये पूरी वैल्यू रहेगी। और मोस्टली जो पॉपुलर वैल्यूज जो लोग यूज करते हैं वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इसको यूज करते हैं। अब इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा? अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा प्रोवाइड अ हाई इम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्ड फोरकास्ट। जितना ज्यादा अल्फा रहेगा उतना अच्छा फोरकास्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी, और जितना स्मॉल अल्फा रहेगा उतनी ज्यादा लो चांस है कि हमारी फोरकास्टिंग अच्छी हो। चलिए, इसको अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? एस टी इज इक्वल टू एस टी वन प्लस अल्फा डी टी माइनस एस टी वन। अब यहाँ पर केस क्या है कि प्रेजेंट इज द अप्रैल 2024। हमारा अभी क्या चल रहा है? मान लो अप्रैल चल रहा है, ठीक है ना। सो एस अप्रैल, एस अप्रैल हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। तो उसके एस माइनस वन, सॉरी, मान लीजिए हमारा टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं फॉर्मूले के थ्रू। एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस वन प्लस अल्फा, ब्रैकेट में डी टी माइनस एस टी माइनस वन। डी मतलब यहाँ पर क्या था? एक्चुअल डिमांड। एस मतलब क्या था? प्रीवियस डिमांड, मतलब फोरकास्टिंग वाली। और टी माइनस वन का है कि यदि मैंने अप्रैल लिया है तो मार्च, मार्च लिया है तो फरवरी, फरवरी लिया है तो जनवरी। चलिए, केस को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट है हमारा अप्रैल 2024, तो हम फोरकास्टिंग किसके लिए करेंगे? मई 2024। और एस टी माइनस, यहाँ पर टी मतलब है टाइम। टाइम यदि अप्रैल है तो टी इज इक्वल टू अप्रैल, तो हमारा टी माइनस वन क्या रहेगा? अप्रैल से एक महीने पीछे आप आ जाइए, मार्च 2024। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि आपका करंट पीरियड अप्रैल है, दैट इज टी इज इक्वल टू अप्रैल, तो टी माइनस वन आपका क्या कहलाएगा? मार्च कहलाएगा। अब इस फॉर्मूले को यहां रखते हैं। एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस वन प्लस अल्फा डी टी माइनस एस टी माइनस वन। तो एस टी मतलब क्या? करेंट पीरियड। तो यहाँ पर टी मतलब टाइम क्या चल रहा है हमारा? अप्रैल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अप्रैल। एस अप्रैल का मतलब यहाँ पर ये है कि एफ मई, फरवरी की सॉरी, एस अप्रैल। एस अप्रैल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप फोरकास्ट करने कब चाह रहे हो? मई की फोरकास्टिंग आप करना चाह रहे हो। क्लियर? सो एस टी, दैट इज एस अप्रैल, इज इक्वल टू एस टी वन, इसका मतलब एस मार्च प्लस अल्फा, ब्रैकेट में आप ले लेंगे डी टी। डी टी का मतलब करंट ईयर में अप्रैल की डिमांड क्या है, सो डी अप्रैल माइनस एस टी माइनस वन, तो यहां पर आ जाएगा एस मार्च। तो इस तरीके से हमारा ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको वैल्यूज लेना है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डे वन, डे टू, डे थ्री ऐसे कर करके हमारे पास 12 दिन है, और 12 दिन की हमारे पास अलग अलग डिमांड दी हुई है। हमको फाइंड आउट करना है F13, मतलब फोरकास्ट करना है 13वें दिन की, 13वें दिन क्या फोरकास्ट होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलम दिया है डिमांड का, ये एक्चुअल है, एक्चुअल डिमांड। फोरकास्टिंग हमें नहीं पता, ना तो हमें फर्स्ट दिन की फोरकास्टिंग, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13 की हमको करना है फोरकास्टिंग। ठीक है ना। चलिए, हमको करना है बाय मूविंग एवरेज ऑन 3 डे बेसिस।
तो यदि मूविंग एवरेज के बेसिस पर करना हो तो आपको पता ही कैसे करना है कि आप 10वें, 11वें और 12वें, 10th प्लस 11th प्लस 12, इन तीनों दिन की डिमांड को आप क्या करेंगे, टोटल, दैट इज 168, 198 एंड 159, इन तीनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे आप किससे, 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। अब सेकंड तरीका है कि अब आप इसको क्या करेंगे, बाय वेटिंग मूविंग एवरेज, और वेट कितना देना है, 0.6, 0.3 एंड 0.1। तो चलिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 12वें वीक की डिमांड थी 159, या इसको आप दूसरे उल्टे तरीके से लिख सकते हो, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। 10वें महीने की डिमांड थी 168, 11वें महीने की थी 198 और 12वें महीने की थी 159। तो जो नियरेस्ट है उसको हम ज्यादा वेट देंगे, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। तो जब इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारे आंसर आएंगे इनको सीधा हम सम कर देंगे, और जो भी हम सम करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा बाय मूविंग एवरेज मेथड। अब लास्ट हमारे पास है कि हमको मेथड कौन सी यूज करनी है, लास्ट वाली, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इफ द कांस्टेंट वैल्यू of alpha is 0.25 is used and exponential smoothing forecast for day 11, 11वें दिन की हमारे पास फोरकास्ट अवेलेबल है, दैट इज 180.75। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना था F13, हमको निकालना है 13वें दिन की फोरकास्टिंग। अब यदि 13वें दिन की फोरकास्टिंग करनी हो तो हमें पहले 12वें दिन की चाहिए पड़ेगी, इसलिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा F12, ठीक है ना। F12 का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि S, इसको मैं लिखता हूं ST1 माइनस 1 प्लस अल्फा DT माइनस ST माइनस 1। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब भी आप यहां पर F12 लिख रहे हो या फिर आप F13 लिख रहे हो, तो वो S एक माइनस करके चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर F12 लिखा है तो ये S1 कहलाएगा। इट मीन्स यदि आप फोरकास्टिंग, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यदि F12 निकाल रहे हैं आप, यदि आप F12 निकाल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, S11 कहलाएगा, ठीक है ना। और S11 निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ST माइनस 1 प्लस अल्फा DT माइनस ST माइनस 1। चलिए, तो S11 निकालना है, ठीक है ना। तो S11 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। ST1 की ST माइनस 1 की वैल्यू दी हुई है 180.7, ये क्वेश्चन में हमको पहले से दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 180.75 प्लस अल्फा डी, अल्फा की वैल्यू मैंने कितनी लेके रखी है, अल्फा की वैल्यू हमको दी है, अल्फा की वैल्यू है 0.25, 0.25 एक्चुअल डिमांड मतलब 11वें दिन की एक्चुअल डिमांड क्या थी, बिकॉज हम फोरकास्टिंग भले ही 12वें दिन की कर रहे हैं लेकिन हमको विच इज इक्वल टू द S11। तो S11 मतलब S11 के दिन हमारी एक्चुअल डिमांड कितनी थी, 11वें दिन हमारी एक्चुअल डिमांड कितनी थी, 198 माइनस क्या करना है, 180.7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180.07। फोरकास्टिंग वैल्यू आ जाएगी 12वें दिन की, तो मतलब मुझे यहाँ 12वें दिन की फोरकास्टिंग मिल गई 180.507, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे लेकिन फाइनली क्या चाहिए था, मुझे तो चाहिए था 12वें दिन की फोरकास्ट।
मुझे 12वें दिन नहीं, मुझे 13वें दिन की फोरकास्ट चाहिए। 13वां वीक कह सकते हैं आप, या 13वां दिन कह सकते हैं, मुझे वहां की फोरकास्टिंग चाहिए। चलिए, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब मुझे F13 निकालना है। सो F13 विच इज इक्वल टू S12। ध्यान दीजिएगा, एक पीछे रहेगा ये। फोरकास्टिंग यदि आप 13वें दिन की कर रहे हो तो हमको S12 लेना है। तो S12 इज इक्वल टू ST-1। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस पे। प्लस अल्फा dt, और dt माइनस ST-1। चलिए, तो S12, तो मुझे फोरकास्टिंग यहाँ पर कितनी लेनी पड़ेगी? S12 इज इक्वल टू ST-1। पिछली डिमांड कितनी थी मेरी फोरकास्टिंग की? 185.07। प्लस अल्फा की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है? 0.25। एक्चुअल डिमांड 12वें दिन की कितनी थी? 12वें दिन की हमारी एक्चुअल डिमांड कितनी है? 159। और मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस ST-1। पिछले दिन की जो फोरकास्टिंग थी वो कितनी थी? 185.07। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। S12 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगी 178.55। तो यहाँ पर जो फोरकास्टिंग 13वें दिन की रहेगी वो कहलाएगी 178.55, विच इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू S12, विच इज इक्वल टू 178.55। तो इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और फॉर्मूला यूज करके हम स्मूथनिंग मॉडल को आप यूज कर सकते हो। और ये जो आपको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप और चीजों को धीरे धीरे समझ सकते हैं। और ये हमारी 3 मेथड थी: सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एंड स्मूथनिंग कांस्टेंट मेथड। तो इस तरीके से हमारी फोरकास्टिंग की तीसरी मेथड खत्म होती है। थैंक यू सो मच।